नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं किसी खास मुद्दे पर और उस पर जानते हैं आपकी राय। रोज की तरह आज भी हम बात करेंगे ऐसे ही एक मुद्दे पर। आपकी आवाज में आज का हमारा मुद्दा है मानसून और आपदा, साथ ही बादल फटने की घटनाएं। मानसून आते ही नदियां उफान पर आने लगती हैं और देश के अधिकांश हिस्सों में तबाही का तांडव मचाने लगती हैं। आपदा चाहे कैसी भी हो, इससे आर्थिक और जनहानि दोनों ही होती हैं। उत्तरकाशी और किन्नौर में नदियों के फ्लड में बने गांव और नहर बाढ़ की चपेट में बह गए और आखिर में बस्तियां, पुल और सड़कें देखते ही देखते क्यों उफनती नदियों और टूटते हुए पहाड़ों के वेग में बह गई। आखिर क्यों आती है आपदा और इससे कैसे बचाव होगा, करेंगे चर्चा इन सभी बातों पर। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आपदा चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसके नाम से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी घबराता है, लोग थर्रा जाते हैं और 50 आशंकाएं मन को बेचैन कर देती है। हो भी क्यों ना, आखिर आपदा सिर्फ जन धन की हानि ही पहुंचाती है, साथ ही ना जाने कितनी जिंदगियां हमेशा के लिए काल के गाल में समा जाती है। बाढ़, भूस्खलन, बादल फटना ऐसी ही आपदा है जिसमें हर साल जान माल का नुकसान होता है और साल दर साल नुकसान का आंकड़ा बढ़ता ही जाता है। ये आंकड़े सिर्फ आर्थिक ही नहीं होते, हजारों लाखों घर तबाह हो जाते हैं, लोग सड़कों पर आ जाते हैं, खेत खलिहान, पहाड़ और मैदान, अनगिनत मवेशियों के साथ इंसानी जिंदगियां पल भर में समाप्त हो जाती है। उत्तरकाशी के धराली गांव की ही आपदा को देखें तो एक पहाड़ी से तेज निकलती पानी की धारा और मलबे कई घरों को बहा ले जाती है। यहाँ लोग अपने घरों में रोजमर्रा की तरह गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन अचानक उनके सपनों अरमानों पर आसमान टूट पड़ा और सब कुछ एक पल में तहस नहस हो गया। खिलखिलाती उत्तरकाशी की पावन धरती मिनटों में मलबों में जमीन दोज हो गई। जीवन देने वाली खीर गंगा पलक झपकते ही सब कुछ अपने आगोश में समा ले गई। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही चंद सेकंड्स में सब खत्म हो गया। सिर्फ 34 सेकंड्स लगे, सिर्फ 34 सेकंड, और धराली गांव पूरी तरह से जमींदोज हो गया। अब जहां पहले गांव हुआ करता था, वहां मलबा है, रोती बिलखती अपनों को तलाश करती चंद जिंदगियां हैं। पूरा धराली पूरी तरह से जो है आपदा की चपेट में आ गया और कल की घटना के बाद कई चरणों में वहां मलबा आया। जैसा आज मैंने वहां पर जाकर जब सभी लोगों से मुलाकात करी, लोगों से बातचीत करी और घटना के बारे में जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले आया, उसके बाद फिर आया, दोबारा 3, 4, 5, 6 बार जो है इस प्रकार से बार बार मलबा आया और वहां पर सभी कुछ आपदा की भेंट चढ़ गया। साथ में वहां शाम तक जो है सेना के लोगों ने 190 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया है। धराली के दाहिनी तरफ से लगभग 120 लोग और धराली के बाईं तरफ से 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अभी घायलों को भी जो है वहां से रेस्क्यू करके उत्तरकाशी लाया जा रहा है। कुछ को वहां एम्स में जो जरूरी है उनको हायर सेंटर रेफर किया जाएगा। सभी घायलों के भी स्वास्थ्य की पूरी चिंता की जा रही है। साथ में वहां एक पानी का जमाव भी हो गया हरसिल के पास और उसकी सड़क पूरी तरह से, और वहां का जो एक हेलीपैड था वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। इसी प्रकार गंगनानी के पास लाछी गाड़ पर वहां पुल था, वो पुल भी आपदा की भेंट चढ़ गया है। पूरा संपर्क मार्ग जगह जगह पर कई स्थानों पर पूरी तरह से भूस्खलन की चपेट में आ गया है। हालात कमोवेश ऐसे ही हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के भी है। अब इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे आफत बरस रही है। इस भयंकर मंजर को जिसने भी देखा उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। किन्नौर में अचानक आई बाढ़ से कैलाश यात्रा रूट पर 2 पुल बह गए, अन्य रास्ते भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जिसकी वजह से कैलाश यात्रा पर रोक लगा दी गई। राहत और बचाव कार्य जारी है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर क्यों आती है आपदा। असल में बाढ़ की समस्या वैसे तो सभी क्षेत्रों में है, लेकिन मुख्य समस्या गंगा के उत्तरी किनारे वाले क्षेत्र में है, खासकर गंगा बेसिन के इलाके में। दरअसल विकास की इस दौड़ में नदियों ने इतने भीषण रूप क्यों अख्तियार किया, ये बड़ा सवाल है।
यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि नदी घाटी काफी चौड़ी होती है। बाढ़ग्रस्त नदी के रास्ते को फ्लड वे कहते हैं। यदि नदी में 100 साल में एक बार भी बाढ़ आई हो तो वो जिस रास्ते से बहेगी वो मार्ग उस नदी का फ्लड वे माना जाता है और इस रास्ते में कभी भी बाढ़ आने की गुंजाइश बनी रहती है। लेकिन आबादी बढ़ने के साथ उस छूटी हुई जमीन पर निर्माण कर दिया जाता है जो खतरे से खाली नहीं होता है। कहा जा रहा है कि पहले लोग नदी के रास्ते पर घर निर्माण नहीं करते थे, वे इस क्षेत्र पर सिर्फ खेती किया करते थे। लेकिन अब इस वेदिका क्षेत्र में नगर, गांव, इमारतें, होटल बना दिए गए हैं। यकीनन हम नदी के स्वाभाविक या कुदरती रास्ते पर निर्माण करते रहे तो कुदरत के संतुलन का सिद्धांत काम करता है। अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रकृति बाढ़ के रूप में अपना काम करेगी ही। यदि हम नदी के फ्लडवे के किनारे सड़कें बनाएंगे तो वे बहेंगी ही। जरूरी है कि विकास की होड़ में हम तबाही को दावत ना दें, जिसके लिए कुछ सावधानियां बेहद जरूरी है। संभावित आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप और भूस्खलन के क्षेत्रों की पहचान करें। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएं। भूकंप रोधी इमारतें और बाढ़ से बचाने के लिए तटबंध जैसे स्थायी उपाय करें। अपने घर की टीन की छत, खिड़कियों और दरवाजों की जांच और नियमित मरम्मत करें। बादल फटने के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े ना हो और नदी नालों के पास जाने से बचें। खुद को और अपने परिवार को आपातकालीन प्रतिक्रिया के बारे में शिक्षित करें। बहरहाल विकास की ये अंधी दौड़ अगर तबाही को दावत दे रही है तो विनाश से बचने के लिए जरूरी है कि सावधानी रखें। टिकाऊ और विकास वाली सोच पर ध्यान दे, नहीं तो जिन गंगा के तट पर मानव संस्कृति का उद्भव और विकास हुआ उसकी भयावह तस्वीरें भी देखने को मिलती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो तबाही का ये भयावह मंजर जिसे देख के रूह तक कांप जाती है। आज का मुद्दा है कि आखिर क्यों आती है बाढ़ से तबाही। तो ऐसे में कई सवाल बनते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्यों आती है आपदा और इससे बचाव क्या है। और साथ ही अगला सवाल ये कि पहाड़ों में बादल फटने की घटना इतनी ज्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि कभी हिमाचल से खबरें आती हैं तो कभी उत्तराखंड से। अगला सवाल यह कि क्या नदियों के प्रवाह को विकास ने रोक दिया है। और एक और सवाल कि क्या विकास की होड़ में तबाही को दावत दी जा रही है, जिसे विकास कहा जा रहा है, जिसका लगातार खनन हो रहा है रोडों का और नदियों के किनारे जो निर्माण हो रहा है, क्या उससे तबाही को दावत दी जा रही है। तो ये बड़ा सवाल है। तो अभी दीजिए अपनी राय। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं कुछ नंबर और हम एक्सपर्ट से भी इसे लेकर जानकारी लेंगे। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो यही कि आजकल जो कोई भी पहाड़ी राज्यों की इन तस्वीरों को देख रहा है उसका दिल दहल जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर क्यों पहाड़ी राज्यों में इतनी आपदाएं हो रही हैं। जो मानसून का सीजन है और खास करके पहाड़ों में जो एक्सेस रेन होता है, क्लाउड बर्स्ट जिसको कहते हैं आप, और दूसरी बात की जो लेक का फॉर्मेशन होता है वहाँ एक्सेस रेन की वजह से वो पानी जमा होता है और एकाएक जब पानी निकलता है तो वही पानी जो होता है जो काफी रन ऑफ एरिया में बहुत स्पीड और बहुत आसपास के इलाकों को, जो भी आसपास का इलाका होता है उसको बर्बाद करता है। जैसे आपने देखा घराली की बात आपने की, देखिए हमने सबसे बड़ी बात हमें केदारनाथ से इसका ट्रेजेडी से इससे सीख लेनी चाहिए थी, लेकिन हम बार बार इस चीज को मिस कर रहे हैं। बार बार हमारे साथ इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। हमने कभी भी इन सब इलाकों की वल्नरेबिलिटी और रिस्क कभी नहीं किया। हमें इस बात का पता करना कि भाई मानसून के समय में या अदरवाइज भी ये सेस्मिक एरिया के लिए भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव इलाका है ये सब। इन सब इलाकों में हमारी क्या वल्नरेबिलिटी और रिस्क है, किस तरह का रिस्क है, किस तरह का वर्स्ट सिनारियो हो सकता है और किन किन जगहों पर इसकी सबसे ज्यादा बर्बादी हो सकती है, और उन जगहों पर हैबिटेशन को मतलब आबादी को बचाना या इस तरह के रिसोर्ट को खोलना बिल्कुल ही बैन कर देना चाहिए। और जब तक ये चीजें क्लियरिटी नहीं आएगी हमारे पॉलिटिशियंस में, हमारे
ब्यूरोक्रेट्स में और इन लोगों में, तब तक ये काम बहुत अच्छे से नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए सारा खेल जो खेल खेला जा रहा है इस समय घराली में, आप देखिए जो फ्लड प्लेन एरिया है खीर गंगा के पास का, आपने गौर कीजिए कि वो एक बहुत ही अच्छा व्यू है और वहां पर इतने बड़े बड़े रिसोर्ट और उस घर में बसाए हुए हैं। आप फ्लो को देखिए किस तरह से पानी का फ्लो उधर से आ रहा है। अब पानी का फ्लो जब एक्सेस होगा, जब इस तरह से एक्सेस होगा, वॉल्यूमिनस वाटर फ्लो होगा, तो ऑब्वियस है कि और नैरो उसकी ये होगी फ्लो करने की, तो वो चारों तरफ स्प्रेड होगा और जब स्प्रेड होगा तो डिवास्टेशन होगा क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। और वही चीज हुआ जो आपने इस चीज को देखा है। मैडम ये बहुत इंपॉर्टेंट है वल्नरेबिलिटी और रिस्क को करना, फ्लड प्लेन जोनिंग को करना। इस तरह के जितने भी हमारे नदी नाले हमारे इस पहाड़ी इलाके में हैं जो हमारी खूबसूरती को बढ़ाते हैं, इन जगहों के आसपास चीजों को बहुत अच्छे से इसकी फ्लड प्लेनिंग करना कि इसमें कितना एक्सेस रेन हो सकता है, कितने कितने एरिया को इनंडेट कर सकता है, किस तरह का वर्स्ट सिचुएशन ला सकता है और वहां पर उन जगहों पर किसी भी तरह की मतलब आबादी को कंस्ट्रक्शन करना, किसी तरह का डेवलपमेंट करना बैन करना चाहिए मैडम। बिल्कुल जाहिर तौर पर नंबर 1। नंबर टू मैडम, फोरकास्टिंग एंड वार्निंग सिस्टम जो हमारा नाउकास्ट अभी चल रहा है, 2 घंटा पहले 3 घंटा पहले हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। इसको गांव तक, उत्तरकाशी में मैंने बहुत पहले भी एक बात की थी कि आप लोग इस चीज के लिए गांव तक इसके स्ट्रेंथन कीजिए, इसकी अहमियत को लोगों को समझाइए, अवेयरनेस की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है। लोग इस चीज को समझें कि कब किस तरह का सिचुएशन हमारे इलाके में हो रहा है और हमारे को क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है, हमारी जिंदगी को कैसे बचाना है, हमारी अपनी संपत्ति को कैसे बचाना है और किस तरह से उन सब इलाकों से अलग हो जाना है। ये बहुत बहुत जबरदस्त चीज होती है मैडम। तीसरी बात कि इस तरह की जितने भी नदी नाले जो पहाड़ों की तरफ से आते हैं, कभी आपने उसका डिसिल्टिंग सुना है? नहीं सुना है। कभी उसकी सफाई नहीं होती ताकि वो पानी का फ्लो बना रहे, कांस्टेंट बना रहे और पानी निकलता रहे। पानी कहीं पर भी आकर के मलबे की वजह से जमता जाता है, रुकता जाता है, लेक फॉर्म में हो जाता है और फिर वो पानी जब छूटता है एकाएक, जब बस्ट करता है तो वो बिल्कुल अनकंट्रोल होता है और वैसे यही सब सिचुएशन को ला करके रख देता है हमारे कंट्री को। तो ये बहुत जरूरी है मैडम, ये 2-3-4 पॉइंट्स को ध्यान में रखना, तभी जाकर के हम इनका सही मैनेजमेंट करेंगे। देखिए मैडम, इम्पोर्टेंट है, अभी बहुत सारे न्यूज पे मैंने चैनल पे मैंने देखा, बड़े अच्छे अच्छे एक्सपर्ट हमारे आकर के इतनी बेहतरीन बातों को उन्होंने किया है। सरकार से मेरी गुजारिश है कि वो इस चीज को अमल करें। अगर इस चीज को करेंगे तो अब हमें समझ में आएगा कि हाँ, हमने अपने लोगों की जान बचाई और हमने सचमुच पब्लिक की सेवा की। बिल्कुल सर, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर सामने आई, अगर हम धराली की बात कर लें तो जो भी गांव में जो मकान थे या फिर जो होटल थे वो बिल्कुल नदी किनारे बने हुए थे और ज्यादातर पर्यटन की बात को लेकर जब ये प्रचार किया जाता है कि लेक साइड व्यू होटल में आप रहिए और बिल्कुल नदी किनारे का व्यू आप देखिए, तो ये तमाम पर्यटन को बढ़ाने के लिए जो तरीके अपनाए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपदा को ही दावत दे रहे हैं। इन सभी से भी बेहद जरूरी तौर पर बचना होगा। ज्योति, आप जो कह रहे हो वो दावत नहीं दे रहे हैं, ये बिल्कुल है ही, 100% है। आप देख रही हैं ना जिस तरह से रिसोर्ट बना रखा है। आप बताओ उस इलाके में रिसोर्ट को बनाना, ये देखिए ये नेक्सस है। ये जो टूरिज्म जो देख, पैसा कमाना सिर्फ मकसद नहीं होना चाहिए, जिंदगी से बढ़ के पैसा नहीं है। और उस जिंदगी को बचाने के लिए अगर आप उसका फ्लड प्लेन एरियाज किए होते, उसका आप मैपिंग किए होते, उन इलाकों में उस तरह की बस्तियों को नहीं आने देते, उस तरह के रिसोर्ट को नहीं बनने देते, तो पानी आता, पानी निकल जाता, क्या इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता था वो। एक आध दो हमारी वो हो सकती थी संपत्तियों का नुकसान, बाकी कुछ नहीं कर सकता था वो, क्योंकि पानी जिस फ्लो से निकला, आप देखिए 34 सेकंड में ये सारा काम निपट गया। देख रही है ना मैडम, बिल्कुल कितना बड़ा ये किया। तो आपको ये बहुत जरूरी है कि हमारे पॉलिटिकल जो नेक्सस इस तरह के टूरिज्म के साथ ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन हमारा सही नहीं होने की वजह से इस तरह का डेवलपमेंट पूरे के पूरा उत्तराखंड में होता जा रहा है, चारों तरफ होता जा रहा है। और एक खूबसूरत जगह देखिए, सबसे बड़ी चीज आपको ध्यान में रखना है कि हिमालय रेंज, जिस रेंज में आप आते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ये मिट्टियों का पहाड़ है, ये पक्का पहाड़ नहीं है, पक्का ये पत्थर वाले पहाड़ नहीं है जिसमें स्टेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से आप देखते हो जगह जगह पर बारिश के समय में लैंडस्लाइड होता है। पानी बारिश हुई, लैंडस्लाइड जगह जगह आपको दिखाई दे रहा है। और आप जो रोड वगैरह जो बना रहे हैं, इस चीज पर हमारे जियोलॉजिस्ट का
हमारे जितने भी इस तरह के जितने साइंटिस्ट हैं उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए इस चीज को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए पेड़ की कटाई किस हिसाब से होती चली जाती है, उस डेवलपमेंट के आगे बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। जो वो ताकत देता है उस मिट्टी को वहां पर बनाए रखता है, जब उस मिट्टी की ताकत ही खत्म हो जाएगी तो वो तो लैंडस्लाइड करेगा, वो लैंडस्लाइड होगा ही होगा। और इस तरह के जो नदी नाले जो आसपास के हैं वो तो और भयंकर इस तरह से स्लाइड करेंगे, इस तरह से पानी आएगा और बर्बादी करेगा हमारी। बिल्कुल, मैं लौटूंगी सर आपके पास, क्योंकि दर्शकों की राय हम इस कार्यक्रम में लेते हैं। तो हमारे पहले दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, रामगढ़ से अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अक्षय आपका। आपकी राय क्या है जो तमाम आजकल सोशल मीडिया पे आप वीडियोस देख रहे होंगे, उधर चाहे हिमाचल की बात करें चाहे उत्तराखंड की बात करें, जो तबाही हो रही है उसे लेकर? जी मैम, ये घटनाएं बहुत ही दुखद हैं और जिन लोगों ने इन घटनाओं में अपनी जान गंवाई है, दिवंगत आत्माओं को परमात्मा शांति दे। ये घटनाएं इन दिनों मानसून सीजन में हम देख रहे हैं, चाहे हिमाचल है, देवभूमि उत्तराखंड है, ये मानव जनित भी हो सकती हैं, लेकिन जैसे बादल फटने जैसी जो घटनाएं हैं ये किसी के हाथ में नहीं है, नेचुरल क्लाइमेटीज हैं। लेकिन जो ह्यूमन डिजास्टर्स हैं, जैसे रोड बनना, जैसे हमने किन्नौर में देखा कि आप माउंटेन कटिंग कर रहे हैं रोड की और उसके बाद फ्लड्स आ रहे हैं कि मतलब रास्ता डाइवर्ट कर रहे हैं आप। सतलुज में हमने देखा तो निचले इलाकों में जो मतलब पानी के बहाव की वजह से जो परेशानियां सामने आती हैं वो कहीं ना कहीं मानव जनित भी हैं, चाहे उसमें बांध का निर्माण हो या फिर बांध के निर्माण से पहले टनल की कंस्ट्रक्शन हो और गलत तरीके से माउंटेन्स को काटना। तो ये सभी वजह भी हो सकती हैं आपदाओं की। बल्कि वहाँ बादल फटना इन सबसे थोड़ा अलग है कि इसमें इतना हस्तक्षेप मुझे नहीं लगता कि मतलब ह्यूमंस का है। चलिए ठीक है अक्षय जी, बहुत धन्यवाद आपका, महत्वपूर्ण राय आपने अपनी दी। तो देखिए दर्शकों का भी कहना है कि कई दर्शक ये कहते हैं कि ये इसमें मानव का ज्यादा योगदान नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदा है। तो कई जगहों पर लोगों का ये भी कहना होता है, कई दर्शकों का, कि लापरवाही तो हो रही है इसीलिए इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। तो डॉक्टर AK श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर देखिए, बहुत सारी सड़कों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। नदी किनारे जो सड़कें हैं वो तो प्रभावित है ही है, लेकिन जो नदी से दूर भी है, पहाड़ी के इलाके में भी है, उन सड़कों को भी बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती है। चाहे हम हिमाचल का या उत्तराखंड का है, हर सीजन में उन सड़कों ने टूटना होता है, फिर अगले सीजन तक वो बन पाती है और फिर उन्हें टूटना होता है। इसके पीछे क्या आप कारण मानते हैं सबसे बड़ा? आप मुझसे पूछ रही हैं? जी देखिए मैडम, ये जो सड़कें टूटती हैं और ये बनती है, मतलब आप जितने भी देखते हो, जब पानी का उस तरह का रिसाव होता है उन इलाकों में, तो ऑब्वियस है ये सड़क जो बनता है हमारा। आप प्लेन एरिया में देखिए सड़कों की क्या हालत हो जाती है बरसात के दिनों में, तो ये टूटना और ये तो होता ही रहता है। और सबसे ज्यादा दो सड़कें खासकर पहाड़ी इलाकों में जो प्रॉब्लम हमारी हो वो लैंडस्लिप से हो रहा है, लैंडस्लाइड की वजह से हो रहा है। बरसात में पानी होता है और उसके बाद से वो सड़कों पर आता है और वो बुरी तरह से उस सड़क को तोड़ देता है, बर्बाद कर देता है। और फिर उसके बाद उसको, तो ये तो काम चलता रहता है, चलता ही रहेगा। आप एक तरह से देखिए कि अगर आप सोचे कि उसको बिल्कुल कॉन्क्रीटाइजेशन हम उस तरह से कर दें तो मुझे नहीं लगता कि उस तरह से कोई हो पाएगा। बिल्कुल, लेकिन बात अगर लैंडस्लाइड की भी हम करें तो कई जगहों पर लैंडस्लाइड होते हैं, कईयों के मकान खिसक जाते हैं। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि एक जरूरी ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि जब भी कोई मकान का निर्माण खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में होता है तो उसका पहले सही से निरीक्षण होना चाहिए, उसके लिए सख्त कानून होना चाहिए? ज्योति, बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत अच्छी बात की। मैंने एक बात अपने शुरू में ही अपने इस दौरान आपको कहा था कि वल्नरेबिलिटी और रिस्क ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज को ध्यान में रखना, जब स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं, किसी चीज को तैयार करते हैं, तो उसका वल्नरेबिलिटी और रिस्क निकाला जाता है। उस एरिया की जो मिट्टी होती है, सॉइल टेस्टिंग उसका होता है। उस एरिया में देखा जाता है कि हमारा अर्थक्वेक के हिसाब से कोई वहां पर कोई फॉल्ट लाइन तो नहीं जा रहा है, उससे कोई आसपास से ये तो नहीं हो रहा है। और वहां पर बनाते वक्त में हमको किन किन चीजों का हमको ध्यान में रखना है, खास करके बायलॉज जो हमारे होते हैं, नेशनल बायलॉज है, स्टेट बायलॉज है, उस बायलॉज के हिसाब से हमको अपने घर का कंस्ट्रक्शन करना है। आप बताइए हमें एक चीज को कि कितने लोग उस बायलॉज को ध्यान में रखते हैं? कोई नहीं, हर कोई। आप बताइए जो घर बनवाते हैं, किसी ने स्ट्रक्चरल इंजीनियर से पूछ करके घर बनाया?
वो वही का ठेकेदार होता है, वही का मेसन होता है, वही मेसन जो ट्रेडिशनल बना रहा है वही आता है, वही आकर के उस जगह का स्ट्रक्चर तैयार करता है और स्ट्रक्चर बना करके उनको दे देता है। अब उसमें कितना सरिया होना चाहिए, कितना उसमें सीमेंट होना चाहिए, कितना रेता होना चाहिए, किस तरह का घर बनना चाहिए, क्या क्या चीजों की उसके अंदर जरूरत पड़ती है, या अगर वुडन फ्रेमवर्क बनाते हैं तो हमको किस तरह से उसको करना है, ये सारी नेशनल बाई लॉज में दिया हुआ है। तो अगर आप देखें नेशनल बाई लॉज को, तो नेशनल बाई लॉज से आप उसको आराम से उस चीजों को देख करके और किया जा सकता, और राज्य सरकार के पास सारी डॉक्यूमेंट्स है, डिस्ट्रिक्ट के पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन जरूरत है उनसे इन चीजों को डिसेमिनेट होना, लोगों तक इस चीज को पहुंचाना, ये जिम्मेदारी हमारी सरकार, लोगों तक इस चीज को पहुंचाना और उनसे पालन करवाना, ये बहुत जरूरी है। सर, मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि दर्शक भी लगातार जुड़ रहे हैं। राजस्थान के पाली से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शांतिलाल प्रजापति जी। शांतिलाल जी, आपका क्या कहना है? मैडम, मेरा ये कहना है कि उत्तराखंड में बादल को प्रेशर नहीं मिलता कि कहीं हवा से इधर उधर हो जाए, और बादल वहाँ बड़े बड़े बनते रहते हैं सदियों से, और वहाँ पहाड़ी एरिया होने की वजह से फिर वही बादल गिरते हैं। तो क्या गिरते हैं वहीं से पानी के निकासी के रास्ते पे बस्तियां बन रही है, और लोग बुद्धिजीवी लोग समझाते हैं कि भाई यहाँ बस्तियां मत बनाए। श्रीवास्तव भी सही कह रहे कि अगर अभी भी हम सचेत नहीं हुए कि ये बस्तियां भी एक फौरन हटा देनी चाहिए। वो कोई रोजगार का धंधा थोड़ी, प्रकृति को हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। रोजगार के लिए और बहुत जगह पड़ी है, मानव से बड़े है क्या रोजगार? तो श्रीवास्तव जी ने जो आज स्टेटमेंट दिया बहुत ही जबरदस्त दिया, मैडम धन्यवाद है उनका, कि हम मानव को बचाना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, रोजगार नहीं। मानव बचेंगे तो रोजगार तो कहीं भी खुल जाएंगे। बिल्कुल। चलिए ठीक है शांतिलाल जी, बहुत धन्यवाद आपका, तमाम जानकारियां आपने अपनी तरफ से महत्वपूर्ण राय अपनी दी। तो देखिए, बहुत जरूरी है कि अगर हम विकास की बात कर रहे हैं, पर्यटन की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि इंसान का जीवन सुरक्षित हो, और पहाड़ी इलाकों में तो खासकर लोगों का जीवन सुरक्षित हो, इसके लिए सरकार की तरफ से प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को भी जागरूक होना होगा। और खासकर जो संवेदनशील इलाकों में मकान बनाए जाते हैं, जैसा कि आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भी कह रहे थे कि बहुत जरूरी है कि बहुत गाइडलाइन के तहत और बहुत ही ध्यान से आवास का निर्माण किया जाए। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नागेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं मंडी से। बहुत स्वागत है नागेंद्र जी आपका। आपके इलाके में भी काफी नुकसान हुआ और कल उत्तराखंड में भी बहुत नुकसान हुआ, क्या कहेंगे इसे लेकर, क्या कारण आप मानते हैं इसका? मैडम जी नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। मैडम जी, वास्तव में बारिशें अब तो डराने लगी हैं, और ये इतनी तेज बारिश की लोग डरे और घबराए रहते हैं, रात भर जागते रहते हैं। मंडी का दूसरा नाम आपदा हो गया है, और ये जो हिमालय क्षेत्र में जो प्राकृतिक आपदाओं की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, इसके लिए मैडम जी मैं समझता हूँ कि हिमालय एक आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत जरूर है, लेकिन ये महाभारती का आधार क्षेत्र भी है। ये हिमालय क्षेत्र में तो में जितनी नदियां, ग्लेशियर, जंगल, जमीन, ये बिकाऊ नहीं है, बल्कि ये टिकाऊ बनाए रखने के लिए जो है भारत सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। हिमालयी राज्य जितने भी हैं उनमें जलवायु का एक्शन प्लान बनाया जाए, हरित निर्माण जो है, पारिस्थितिक सेवा, वन अधिकार और आपदाओं का प्रबंधन जो केंद्र सरकार को खुद अपने हाथों में लेना पड़ेगा। ये जितनी भी सूक्ष्म और लघु जल विद्युत योजनाएं हैं उनका लगातार विस्तार हो रहा है, और जिस तरह से जल संरक्षण और हरित और बिल्कुल नागेंद्र जी सही कह रहे हैं आपके, बहुत जरूरी है कि सभी वर्ग इस पर ध्यान दे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल के लिए आपकी आवाज में मेरे साथ बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।